हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। तो चलो मैंने फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। जी हाँ, एसी। ठीक है ना। आप स्कूल में या किसी भी कॉलेज में या संस्था में आप जरूर पढ़ चुके होंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा बोर्ड लेवल के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में ITI लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपने कहीं जरूर पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो बस इस वीडियो को बढ़िया से एकदम सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। आपका एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा जो अल्टरनेटिंग करंट से आएगा। ठीक है, तो आपको मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं जितना जो मेरा चैप्टर था इससे पीछे अल्टरनेटिव करंट से, मैंने ऑलरेडी ही अपलोड कर चुका हूं इस यूट्यूब चैनल पर। आप जाकर देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूं या भी दे दूंगा। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में भी जाकर दे सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी था ना, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव दे दिया हूं। और हाँ, अगर इससे अगला की बात की जाए तो मैं उसका अगला जल्द ही अपलोड करने वाला हूं 2 फरवरी होने से पहले। मैं आपको एक खुशी की बात बता देता हूं कि मैं आप लोग को 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और पूरा का पूरा चैप्टर से ही होगा। ठीक है, जिसे हम गोल्डन टेस्ट सीरीज कहा जा सकता है। क्लियर? तो उस गोल्डन टेस्ट सीरीज को जरूर देखना। हम 2 फरवरी से मैं पहले ही अपलोड कर दूंगा 1 फरवरी में। ठीक है ना, उसको देख कर ही एग्जाम तुमको देने जाना है। ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट अभी बना रहा हूं उसको, जो ज़्यादातर पूछा जा चुका होगा। ठीक है, तो नज़र हटाना नहीं और देख कर ही जाना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्लियर करके आ सको बोर्ड में। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अल्टरनेटिव करंट से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद SS फिजिक्स सर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है ना, आपका पहला क्वेश्चन कि द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ AC इज। देखिए, आपको पता होनी चाहिए कि RMS वैल्यू क्या होती है। तो आपको मैं बता दूं कि RMS जो वैल्यू होती है IRMS इज इक्वल टू, ठीक है ना, कितना I0/√2। ये आपका होता है, ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, RMS वैल्यू का। ठीक है ना, किसका, AC करंट का। तो आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, खाली पूछेगा RMS वैल्यू AC करंट का क्या होगा, तो आपको ये मारना पड़ेगा IRMS बराबर I0/√2। ठीक है ना, लेकिन हमको पूछा क्या कि पीक वैल्यू और RMS वैल्यू की रेशियो। तो ये RMS हो गया और पीक वैल्यू क्या होता है जी, तो पीक वैल्यू I0 को ही तो बोलते हैं। तो इसको अनुपात कर दीजिएगा, बटन दीजिए तो I0 से I0 कटेगा और √2 पे जाएगा तो क्या आएगा, √2/1 आएगा। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, √2/1। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 2 में कर रखा है, द इक्वेशन ऑफ AC इज रिप्रेजेंटेड। यानी कि AC करंट का जो मेरा दे रखा है इक्वेशन, वो 0.6 sin 100 पाई टी दे रखा आपका। क्लियर? ये आपका दे रखा है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC का फ्रीक्वेंसी पूछा है कितना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर आप देख रहे हैं 100 पाई को एंगुलर क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 100 पाई बराबर क्या लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपका होता है 2 पाई F। ये आपको लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है जिसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 100 पाई जी, तो वहां पर आप लिख सकते हैं 2 पाई F, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F। और हमको पूछा फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। देखिए, पाई से पाई काटिएगा जी, और 2 से काटिएगा तो 50 बार में कटेगा 100, तो F बराबर कितना, 50 आएगा। डेट मीन्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। आई होप कि आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन 2 में आपका रखा है, क्या कर रखा है कि इफ phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन AC करंट एंड EMF देन द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। क्लियर? यानी कि फेज डिफरेंस, ठीक है ना, AC करंट और EMF के वैल्यू के फैक्टर को बोलते हैं cos phi। डेट मीन्स आपको मैं बता दूं कि cos phi को क्या कहते हैं, तो cos phi को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, पावर फैक्टर बोलते हैं, इतना समझ सकते हैं। ठीक है ना, और फाई को फेस डिफरेंस बोलते हैं। ये आप फाई जो देख रहे हैं फाई, इस फाई को फेस डिफरेंस बोलते हैं, और कॉस फाई टोटल को पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखने की बहुत जरूरी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन में डी इज द राइट हो जाएगा, पावर फैक्टर। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका चौथा में कर रखा है,
द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। देखिए रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, चाहे तो आपका रिएक्टेंस पूछे जी, मैं बड़ा सिंपल से आपको बता देता हूँ, रिएक्टेंस पूछे, चाहे तो रेसिस्टेंस पूछे, क्लियर, चाहे तो इम्पीडेंस पूछे, ठीक है, चाहे तो इम्पीडेंस पूछे, और आपको मैं बता रहा हूँ बस अब ध्यान से देखिए रहे, चाहे तो इम्पीडेंस पूछे या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछे या फिर आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछे, ये सब का यूनिट हमेशा ओम होगा, बस याद रखना, क्योंकि ये सब करंट को अपोजिट करने वाला एक प्रॉपर्टी होता है, क्लियर। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, चौथा का ए, क्लियर। याद रखना, फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूं कि द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस ओम होता है। अब देखो रिएक्टेंस दो तरह का होता है, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस जो इंडक्टर्स का प्रॉपर्टी होता है, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कैपेसिटर का प्रॉपर्टी होता है, एक इम्पीडेंस जो LRC सर्किट का प्रॉपर्टी होता है, एक रेसिस्टेंस जो कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, और ये सब का सब करंट को अपोजिट करता है। बट अलग इस बात का है कि जो इम्पीडेंस होते हैं वो अल्टरनेट करंट को अपोजिट करते हैं, ये लेग्स करते हैं, ये लीड्स करते हैं, क्लियर। इसीलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट ओम, क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या रखा है कि इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट, LR सर्किट का इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपका 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। आपको इसको जान लेना बहुत जरूरी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। अगर आपको LR वाला पूछे तो आप हमेशा LR वाला देख के मारिएगा, क्लियर, R² प्लस L² और ओमेगा स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा LR सर्किट का इम्पीडेंस का फॉर्मूला, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये आता कैसे, देखिए मैं ये आपको आता कैसे मैं बताता हूँ। देखिए आपको बस ध्यान में ये रखना है कि इम्पीडेंस जिसको जेड बोलते हैं, वो जेड बराबर फार्मूला तीनों के टर्म में LCR, ये तीनों का जो टर्म में जो फार्मूला होता है वो आपका होता है R², क्लियर, प्लस, ठीक है ना, प्लस XL माइनस XC का अंडर रूट और पूरे का होल स्क्वायर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये इम्पीडेंस की फार्मूला हो गई जो LCR सर्किट होता है तीनों के लिए। तो इसमें पूछा LR, C नहीं पूछा है जी, तो C को हटा दीजिएगा कि नहीं। तो जब C को हटा दीजिएगा, XC को जिसको बोलते हैं, XC क्या है, XC क्या है, तो XC आपका यहाँ पर कैपेसिटिव इंडक्टेंस है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो XC को आप हटा दीजिएगा, तो जब XC को हटा दीजिएगा तो आपका कितना जीरो हो जाएगा, तो XL का स्क्वायर हो जाएगा, और XL बराबर आपको तो पता ही है कि L ओमेगा होता है, और L ओमेगा यहाँ रखिएगा वह स्क्वायर है, तो दोनों पर स्क्वायर पड़ेगा कि नहीं। तो इसलिए आपका राइट आंसर नंबर डी होगा कि नहीं, बोलो। तो इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट का फॉर्मूला क्या होगा, डी का रूट अंडर R² प्लस L² प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर C नहीं पूछा, अगर C नहीं, अगर इसी की जगह पूछता LC का इम्पीडेंस क्या होगा, तो यहाँ पर XL को हटाना पड़ता और XC की जगह रखते 1/ओमेगा C, समझे, ये अलग फार्मूला हो जाता। इस बात को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये पूछा जा चुका, आप जाके इसको देख सकते हैं पेपर को, ठीक है ना। चलो आगे चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछ सकता है 6 में कि द पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट, LR सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। तो 6 का आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, R बटा, ठीक है ना, रूट अंडर R² प्लस L² ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है ना। पावर फैक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं cos फाई बराबर, ये फार्मूला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर, किसके, LR सर्किट के लिए। बस आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा है। कहता नहीं था पीक वैल्यू ऑफ AC इज इतना, ठीक है, द वर्चुअल वैल्यू इज कितना। देखिए कहता था पीक वैल्यू ऑफ द AC जितना, तो बोल रखा है कि इसकी वर्चुअल, ठीक है ना, वैल्यू क्या होगा, जिसे RMS वैल्यू कहते हैं। देखिए आपको मैं चुटकियों में बताता हूँ। देखिए एक चीज़ समझने की बात है कि जब GS का पीक वैल्यू दे रखा है, तो पीक वैल्यू किसे कहते हैं आपको पता है, पीक वैल्यू I0 को बोलते हैं। तो हमको RMS बराबर क्या होता है पहले बताओ, तो RMS बराबर होता है आपका I0/√2, ये आपको पता होनी चाहिए। और पीक वैल्यू बोलते हैं I0 के, तो I0 दे रखा 10 एम्पियर, तो बट्टा में 2 रखिएगा कि नहीं, हाँ बोलो, हाँ बोलो, रखिए कि नहीं। और जब इस √2 को हार का परिमेयकरण करिएगा जी, तो बताइए ये √2 ऊपर होगा और √2 नीचे होगा कि नहीं, बोलो बोलो बोलो। और 10 √2 और ये √2 बट्टा वाला को 2 बना देगा और काट देगा 5
से तक क्या बन जाएगा 5√2। दैट मीन्स आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी। किसका आरएमएस वैल्यू निकलेगा आईसी का। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका पूछा जा चुका था जी। देखिए अगला 8 में कहता है रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बड़ा सिंपल है यार, अभी जो जस्ट बताए थे कि आरएमएस बराबर क्या होता है, तो आई नॉट अपॉन आई नॉट अपॉन √2 तो यही तो रिलेशन होता है इसमें। तो आई नॉट बराबर तिरछी गुना करेंगे तो ना भाग जाएगा जी, तो रूट अंडर आई आरएमएस आई नॉट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इज द राइट। समझ में आया। 8 का क्या हो जाएगा, ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है। 9 के देखो, 9 का आपका क्या रखा है, 9 का आपका क्या रखा है कि यूनिट ऑफ 1/L ओमेगा, यानी कि 1/L। एल का मतलब समझ में आता है जी। एल का मतलब क्या होता है इंडक्टेंस। एल का मतलब क्या होता है इंडक्टेंस, और ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता है। तो ये किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए XL का। किसका, XL का। तो ये XL का ना होता है जी, नहीं, ये XL का नहीं होता है, नहीं ये XL का नहीं होता है। गलती हो गई, गलती। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। ये थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है ना, तो आपको समझना है। ये क्या कर दिया, 1/, क्या कर दिया है 1/, ठीक है ना, L ओमेगा कर दिया है, समझे। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होनी चाहिए, तो देखिए क्या आपको ये बताइए L ओमेगा क्या है, L ओमेगा क्या है। तो L ओमेगा को हम लिख सकते हैं, L ओमेगा को, ठीक है ना, लिख सकते हैं XL। और XL क्या है, XL है हमारा, ठीक है ना, इंडक्टिव, ठीक है ना, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और ये रिएक्टेंस का मात्रा क्या होता है जी, तो आपको पता है ओम होता है। तो यहाँ पर ओम ऊपर जाएगा तो माहो बन जाएगा कि नहीं, यानी कि जो इसका जो यूनिट होगा माहो होगा। पर यहाँ तो कोई दे ही नहीं रहा माहो। दैट मीन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, यानी कि नोटा। समझ में आया। चलिए आगे आपको क्या रखा कि इन एसी सर्किट द करंट एंड द वोल्टेज आर गिवन बाय इतना, ठीक है ना, एंड इतना। तो रिस्पेक्टिवली पावर लॉस इन द सर्किट इज कितना, इतना सोल्व करके आया 1000 ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। बट सवाल यहाँ पर ये बनता है कि ये थीटा कितना होगा, ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ओमेगा टी कितना होगा। तो ओमेगा टू आपको अगर ध्यान से अगर आप देखना चाहिएगा इससे, तो ये क्या करते हैं, जो करंट जो होते हैं वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। अगर सेम फेज में होते हैं तो दोनों के बीच का जो क्या होगा, जो एंगल होगा, अगर सेम फेज में रहेंगे तो 0 डिग्री, अगर सेम फेज में नहीं होगा तो 90 डिग्री, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री रखिएगा जी, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0 पूरा, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है कि ऐसा क्वेश्चन है तो आपको मारना पड़ेगा डी, यानी कि 0 होगा। ठीक है, चलिए आपको अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा है कि 11 में आपका क्वेश्चन कहता है कि यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है, XL। तो XL क्या है, एक्सेल है क्या, तो एक्सेल किसको बोलते हैं पहले बताओ, एक्सेल किसको बोलते हैं, तो एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस को बोलते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जब एक्सेल हो गया जी, तो एक प्रकार की ये रेसिस्टेंस की जैसा बिहेव करता है। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ऑफकोर्स ओम होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको जस्ट अभी बताए थे ओम इज द यूनिट ऑफ, ओम किसका यूनिट है, तो आपको पता होना चाहिए इंपेडेंस का भी, रिएक्टेंस का भी, रेसिस्टेंस तीनों का होता है। ऑल आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा है कि इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई कितना एंगल पर। आपको 13 में क्वेश्चन क्या रखा है कि यही क्या रखा है 13 में कि जो एसी करंट में होता है, किसमें, एसी करंट में, ठीक है ना, वो कंटेनिंग कैपेसिटेंस से होता है। मान लो उसमें कैपेसिटेंस लगा, दैट मींस कहने वाला कैपेसिटेंस इसको बोलते हैं, कैपेसिटर इसको ना बोलते हैं जी। और इसमें आपका एसी का सर्किट लगा, क्या लगा, एसी सर्किट। अब एसी सर्किट लगाता है, करंट लीक्स कर रहा है वोल्टेज के द्वारा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि π/2 होगा। कितना होगा, π/2। लीक्स एक होता है लेग्स, तो यहाँ पर करंट को लेग्स करा रहे हैं, ठीक है ना, लीड्स नहीं करा रहे हैं, लेग्स करा रहे हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर π/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम फेज में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट। क्लियर। चलिए आगे आपका क्या रखा है कि इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस द करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई। अब 14 में देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर उल्टा क्या रखा है, यहाँ पर क्या रखा है ना कि इंडक्टेंस सबकी जुड़ा हुआ, तकनीक क्या था, कैपेसिटेंस था, आपकी इंडक्टेंस है एल। तो यहाँ पर आपकी करंट को लेग्स कराया जा रहा है, तो पीछे जो वोल्टेज होगा वो क्या करेगा, क्या कितना एंगल पर निकलेगा, वो लेग्स करेगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी कि पाई से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी पाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका कितना कर रखा है क्वेश्चन, आपको कर रखा है द वैल्यू ऑफ द टी, ठीक है ना, तो द वैल्यू ऑफ द, यहाँ पर द लगेगा, द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट कंटेन LC आर मैक्सिमम।
कह रखा है ना कि पावर फैक्टर जो होता है एलसीआर सर्किट के लिए मैक्सिमम कब होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। बोथ जब एक्सेल आपका बराबर हो जाए एक्सी के, इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस के तब, या फिर इंपेडेंस बराबर हो जाए रेसिस्टेंस के। कौन सी रेसिस्टेंस? प्योर रेसिस्टेंस के बराबर आ जाए, तो जो एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है, तो उस कंडीशन में आपका पावर फैक्टर मैक्सिमम मिलता है एलसीआर सर्किट का। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 में आपका रखा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर इज, पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 16 का ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा, एक हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए 17 में आपका क्या रखा है कि द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज इतना, ठीक है ना, व्हाट विल बी द फेस डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन दिस सर्किट। तो इस कंडीशन में आपका क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री हो जाएगा। कितना? द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट कितना? 0.5। तो पावर फैक्टर बराबर आप नहीं जानते जी, cos 5 बराबर कितना होता है बताओ? 0.5। पॉइंट का हटाइएगा तो नीचे 10 करिएगा तो 5 10 कितना आएगा? 1/2 आएगा। अब बताइए cos में 1/2 किसका होता है? तो cos 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आपका cos 5 बराबर कितना हो जाएगा? cos 60 डिग्री होगा, बताओ cos 60 डिग्री होगा, तो यहाँ cos से cos खत्म हो जाएगा, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डीसी वोल्टेज एंड डीसी एमीटर कैन नॉट रीड एसी सर्किट बिकॉज द एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज एंड करंट ओवर ए सर्कल इज क्या? तो 18 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, 0 होने की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 19 में कर रखा है द इफ द फेस डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज नेगेटिव इट मीन्स दैट द करंट, देखिए फेस डिफरेंस जो क्या रखा है करंट और वोल्टेज में नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या रखा? तो इसका मतलब क्या होता है कि करंट क्या होगा? लेग्स करेगा कि लीड्स करेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जब अगर फेस डिफरेंस, ठीक है ना, किसके करंट और वोल्टेज के बीच में नेगेटिव हो, दैट मीन्स -π/2 हो, तो उस कंडीशन में जो करंट जो होता है, कौन करंट, वो हमेशा हमेशा क्या करेगा? हमेशा वो लेग्स नहीं करेगा बल्कि लीड्स करेगा। क्या करेगा? लीड्स, यानी कि यहाँ पर करंट लीड्स करेगा वोल्टेज से, वोल्टेज लेग करेगा मतलब पहले निकलेगा। इस बात को याद रखना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्लियर? चलिए अब अगला आ गया, उल्टा आ गया। देखिए 20 में क्या रखा ना कि द फेज डिफरेंस इज बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज द पॉजिटिव, द मीन्स ऑफ द करंट आपकी क्या करेगा? तो आपकी करंट लेग्स करेगा। 20 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी क्या करेगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेग्स क्या करेगा? लेग्स। पॉजिटिव रहे तो लेग्स, नेगेटिव रहे तो लीड्स, आपको पता होना चाहिए। चलिए यानी कि π/2 एक होता है, वो -π/2 होता है। एक कैसा कर रखा है सीरीज एसी सर्किट है द इंडक्टेंस एल एंड रेसिस्टेंस आर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो द क्वालिटी फैक्टर इज, तो आपको पता होना चाहिए क्वालिटी फैक्टर बराबर आपका फॉर्मूला होता है क्यू बराबर किसके बराबर? क्यू फाइनल के सॉरी क्यू बराबर किसके बराबर? क्यू बराबर। तो जो क्यू बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो आपका होता है ओमेगा एल बट्टा आर आपका यहाँ होता है। ठीक है ना, आपको याद रखना चाहिए क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 में देखिए क्या क्या रखा है। कहता है इफ ए कॉइल इज ओपन देन इंडक्टेंस एल आर सर्किट बिकम्स कैसा? अगर कॉइल आपका ओपन है, ठीक है ना, तो इंडक्टेंस एल और सर्किट कैसा बिहेव करेगा, मतलब उसके पास क्या होगा, मतलब रिएक्टेंस की जैसा क्या होगा? तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट, यानी कि जो यहाँ पर इंडक्टेंस है वो 0 का काम करेगा। ठीक है ना, और आपका जो क्या है रेसिस्टेंस जो है, कौन रेसिस्टेंस, वो आपका काम करेगा इन्फिनिटी के जैसा। क्लियर? इस बात को याद रखना। ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा। यहाँ पर ही इंपॉर्टेंट है जी, इसको याद रखिएगा। करेगा फॉर हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटर अफेयर्स, अगर फ्रिक्वेंसी हाई हो तो कैपेसिटर किसको अफेयर करेगा, मतलब किससे ज़्यादा होगा किसके कम होगा? तो 23 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, यानी कि इसका जो 0 रेसिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए अगले 24 में आपका क्या रखा है कि फॉर हाई फ्रिक्वेंसी द इंडक्टेंस अफेयर्स क्या हो जाएगा? वहाँ तो आपका क्या कैपेसिटर है ना जी, तो यहाँ पर आपका इंडक्टर हो गया। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। और यहाँ पर मोर रिएक्टेंस हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाता है? लो रिएक्टेंस, 0 रिएक्टेंस हो जाता है। चलो बस आपको याद रखने की जरूरत है। ट्रांसफर आर यूज्ड, देखो ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है किस चीज़ में किया जाता है? डायरेक्ट करंट को निकालने के लिए, अल्टरनेट करंट को, या दोनों इनमें से को नहीं। तो ट्रांसफार्मर में हमेशा अल्टरनेट करंट की इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर 26 का आपका क्या रखा है कि ट्रांसफार्मर इज द यूज्ड फॉर द कन्वर्टिंग, ट्रांसफार्मर क्या करता है, यूज क्या करता है? एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट। कभी भी आपको ट्रांसफार्मर से डीसी करंट नहीं आता, इतना बात आपको याद रखनी जरूरी है। तो एसी की बात करेगा तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? हमेशा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज
को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, ट्रांसफार्मर। इसलिए ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है ना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो लो से हाई होता है और स्टेप डाउन में हाई से लो होता है, ठीक है ना। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को वाइस वर्सा कहा जाता है, ठीक है। चलिए आपका 27 में कर रखा है कि इफ ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन ए सर्किट द आरएमएस वैल्यू इज, बड़ा आसान है जी। आप बोला ना, जिस प्रकार से करंट का आरएमएस बराबर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई नॉट अपॉन रूट टू, ठीक इसी प्रकार से हम लोग वोल्टेज के लिए भी ईएमएफ के लिए भी वही लिखते हैं। तो ईएफ में यहाँ पर ई से दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम, यहाँ पर आपका आरएमएस ईएमएफ बराबर भी हो जाएगा ई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा जी, रूट टू। क्लियर। तो यहाँ से ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ इधर चल जाएगा तो क्या रूट टू ई एम आर एस, यह हो जाएगा कि नहीं, ये वाला। तो यहाँ पर आपका सिर्फ आरएमएस की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ ई नॉट बटा रूट टू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। कौन सा, सी द राइट। चलिए क्या रखा है, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड, ठीक ना, और टू द पीक वैल्यू। देखिए तो पीक वैल्यू बराबर आपको पता होना चाहिए कि आई नॉट का जो फॉर्मूला होता है, किसका, आई नॉट का, वो आपका होता है, ठीक है ना, एवरेज अपॉन इंटू पाई अपॉन क्या होता है, 2 होता है। क्लियर। ये आपका होता है एवरेज का फॉर्मूला आई नॉट के रूप में। क्लियर। और आपका होता है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आई आर एम एस। तो इसके बराबर जो आपका जो वैल्यू होता है वो आई नॉट अपॉन कितना होता है, आई नॉट अपॉन कितना होता है, रूट टू होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका रेशियो बोल रखा कि कितना होगा, इसका रेशियो बोल रखा है, तो इसको रेशियो निकालिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आ जाएगा, 2 बटा पाई आ जाएगा। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। आगे आपका क्या रखा 29 में, अल्टरनेटिंग करंट शो। अल्टरनेटिंग क्या दिखाता है बताइए, अल्टरनेटिंग करंट हमेशा क्या दिखावेगा, हीट दिखावेगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट दिखावेगा कि केमिकल इफेक्ट दिखावेगा। तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी द राइट, हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, क्या, हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। क्लियर। चलो अब 30 का देख लेते हैं। कहता है अल्टरनेटिंग करंट इज द मेजर्ड बाय, अल्टरनेटिंग करंट को हमेशा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा। चलो आगे आपका क्या रखा है 31 में कि द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इन एन एसी सर्किट इज कितना, देखिए एक्सएल, इंडक्टिव का ना, इंडक्टिव को में एक्सएल आता है, तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल होता है। क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। आगे होता है आपका क्या होता है, एक सी, जिसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का 1 बटा ओमेगा सी होता है। तो आपका पूछा क्या है, तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका लिखे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पर सुधार के खाली आपको कर देना है, ठीक है ना। क्या कर देना है, नहीं ठीक है, कोई नहीं सुधारना नहीं, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक जी। तो रिएक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला हो जाएगा एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शनवा हम गलत दे दिए, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है ओमेगा एल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है 1 बटा ओमेगा सी। मैंने यही वाला कॉपी करके इसका ऑप्शन दे दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एक्सएल को बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी फार्मूला ओमेगा एल होता है, और एक्सी को बराबर बोलते हैं 1 बटा ओमेगा सी। एक्सी का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि यहाँ पर आपका बी राइट होगा और ऑप्शन गलत है, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलो 23 का देख लीजिए, 33 का देख लीजिए। 33 में कह रखा द पावर फैक्टर, ठीक है ना, प्योरली रेसिस्टेंस इज सर्किट इज। कहता है प्योरली रेसिस्टेंस का पावर फैक्टर कितना होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बी, यानी कि कितना 1, कितना होता है 1 होता है। मैक्सिमम जिसे बोलते हैं मैक्सिमम पावर फैक्टर प्योर रेसिस्टेंस का। चलिए ये चौक कॉइल हैज, चौक कॉइल के पास क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टेंस हाई होता है और रेसिस्टेंस लो होता है। रेसिस्टेंस चौक कॉइल का लो होता है, लेकिन इंडक्टिव क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाई होता है। ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रखा है द चौक कॉइल यूज टू कंट्रोल। देखो चौक कॉइल का हम लोग यूज किसके कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, तो 35 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, एसी करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आपका पूछ रखा है 36 में कि द इम्पीडेंस ऑफ एन एलसीआर सर्किट इज गिवन बाई। अभी जस्ट बताए थे, ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। देखिए आर स्क्वायर प्लस बताए थे ना, प्लस बताए थे ना, एक्स एल माइनस एक्स सी और पूरे का होल स्क्वायर, ये होता है पूरा अंडर रूट। क्लियर। तो एक्स एल और एक्स सी की जगह पे ये वाला पुट कर सकते हैं कि ना, बोलो कर सकते हैं। तो आपका सी द राइट हो जाएगा एल सी आर सर्किट का इम्पीडेंस का फॉर्मूला। चलिए
अगला आपका क्वेश्चन कर रखा है कि मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितना होता है? मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो एवरेज वैल्यू बराबर आपको पता होना चाहिए, जो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 0.6 ठीक है ना 637 आई नॉट होता है। क्लियर, ये याद रखने की आपको बहुत जरूरी है। आपका आ सकता है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। चलिए आगे आपका क्या रखा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर द डायरेक्ट करंट इज कितना? 38 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट, 0 हो जाएगा। क्लियर। चलिए 39 में आपका क्या रखा है कि द रिलेशन फॉर इंडक्टिव, ठीक है ना, रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कर सर्किट क्या होगा? तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है, बस आपको ध्यान में रखना किसके में, इंडक्टिव और फ्रिक्वेंसी में संबंध पूछा है। तो इंडक्टिव बराबर फार्मूला क्या होता है? इंडक्टिव तो बोलते हैं इसको एक्स एल, और एक्सएल बराबर तो होता है ओमेगा एल, और ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई एफ इंटू एल हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो एक्सएल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? फ्रिक्वेंसी के। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे आपका क्या रखा कि क्वालिटी फैक्टर ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट ऑफ एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन पर, ठीक है ना, एलसीआर सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द राइट, क्यू बराबर, ठीक है ना, 1/r रूट अंडर एल बटा सी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देख लीजिए, आपका 41 में कर रखा पावर फैक्टर अल्टरनेट करंट पासेस थ्रू द रेसिस्टर। अगर रेसिस्टर से अल्टरनेट करंट पासेस थ्रू होता है तो पावर फैक्टर कितना होगा? तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, 1 हो जाएगा। चलिए आगे आपका कर रखा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? तो 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट, एक्टिव पावर बटा अपरेंट पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना, हल्के में मत लेना, ठीक है ना। आपका लास्ट क्वेश्चन का रखा है 43 का कि द रेसिस्टेंस ऑफ चॉक कॉइल। अब याद करिए, जस्ट बताएं कि चॉक कॉइल के पास आपका हाई इंडक्टिव होता है और लो रेसिस्टेंस होता है, यानी कि ऑप्शन में ए इज द राइट हो जाएगा। ठीक है। और अब देखिए 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके सामने ला के भी लाया हूँ। देखिए चॉक कॉइल क्या है, इस सबको देख लेना, एक बार याद कर लेना। चॉक कॉइल पावर फैक्टर क्या है, ठीक है ना, क्वालिटी फैक्टर किसे कहते हैं, अपरेंट पावर क्या है, पावर डिस्पेशन क्या है, इंपेडेंस क्या है, रिएक्टिव रिएक्टेंस क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। 1 नंबर में डिफाइन द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है ना, एलसीआर सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट क्या है, ठीक है ना। ये आपका 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा चुका है बहुत सारा। अब देखिए यहाँ पर आपका कुछ 5 मार्क्स में भी है, देख लीजिए। कहता डिफाइन द अल्टरनेटिंग करंट, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू, ठीक है ना, और वर्चुअल वैल्यू, ठीक है ना, एंड पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। यानी कि वर्चुअल वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन आपको बताना है क्या होगा, यानी कि सिद्ध करना। तो सिद्ध बड़ा सिंपल, सिद्ध क्या करना, आपको यही वाला सिद्ध करना, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आरएमएस बराबर क्या होता है, आई नॉट बटा रूट 2, ये आपको सिद्ध करना है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की फार्मूला डेरिवेशन करना है। क्लियर। चलिए और आपका अगला क्वेश्चन का रखा है कि फाइंड आउट एक्सप्रेशन मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, यानी एवरेज वैल्यू क्या होता है। तो ये बताए थे ना एवरेज वैल्यू बड़ा क्या आया था, तो क्या आया था एवरेज वैल्यू बड़ा, तो 0.673 आई नॉट, ये वाला आता है ना, तो ये आपको सिद्ध करना है कितना होगा जो, ठीक है। और आपका जो तीसरा में दे रखे हैं कि ये भी देख लेना कि एसी और डीसी करंट में क्या अंतर है। और एक चीज़ मेरा और इसमें छूट गया जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में चौथा में भी ये भी नोट्स कर लेना कि आपका ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हल्के मत लेना, ये पिछले बार ही पूछा है। ट्रांसफार्मर क्या, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, और ट्रांसफार्मेशन एक रेशियो होता है, वो भी कितना इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेना। मतलब आपको इसमें ट्रांसफार्मर जो भी जितने चीज़ टीचर बताएं सब देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो को करते हैं हम समाप्त। अल्टरनेटिव करंट से जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव था मैंने वो करा दिया, और जस्ट मैं लेके आऊँगा आपका अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपना PDF तैयार कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव से जल्दी आप वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ, कल ही करने वाला हूँ। ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।